क्या कोई इंसान इतना अंधा हो सकता है कि वो अपनी मरी हुई मां से स्नैपचैट पर बात करने लगे? क्या एक पत्नी इतनी खुदगर्ज हो सकती है कि वो अपने ही पति का खून अपने प्रेमी से करवा दे, सिर्फ इसलिए ताकि समाज में उसकी इज्जत बनी रहे? ये कहानी है एक मासूम पिता की जिसने अपनी बीवी और बच्ची के लिए सब कुछ किया और बदले में मिली उसे सिर्फ धोखा और मौत। आज हम बात कर रहे हैं सौरभ राजपूत मर्डर केस की, एक ऐसी क्राइम स्टोरी जिसमें प्यार था, प्लानिंग थी और सबसे खतरनाक चीज मानवता का खून। ये कोई फिल्म नहीं, ये सच्चाई है और ये सच्चाई आपको झकझोर कर रख देगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस केस की हर परत खुलते ही इंसानियत और भरोसे पर से आपका यकीन थोड़ा और उठ जाएगा। मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल के दिनों में उन्होंने एक दूसरे से कभी बात तक नहीं की और फिर कुछ समय बाद मुस्कान का स्कूल ही बदल गया। नया स्कूल, नई जिंदगी, पुराने दोस्तों से नाता धीरे धीरे छूटता चला गया। वो सब पीछे छूट गए थे, जैसे किसी किताब का एक पुराना चैप्टर जिसे दोबारा कभी नहीं पढ़ा गया। मुस्कान की जिंदगी अब अपने रफ्तार में आगे बढ़ रही थी, मगर एक साफ दिशा के बिना। न वो पढ़ाई में खास थी और न ही उसके अंदर कोई ठोस ख्वाहिशें थी। कुछ बनने का सपना शायद था ही नहीं, जैसे वो सिर्फ बहती जा रही हो वक्त की लहरों के साथ। उस 5 मार्च 2022 मुस्कान अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। कुछ अजीब था उस कॉल में। उसकी आंखों में बेचैनी थी और आवाज कांप रही थी। उसने कोशिश की खुद को कंट्रोल में रखने की, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आवाज भर आई और वो रो पड़ी। उसकी मां घबरा गई। बेटा, सब ठीक तो है ना? कहीं सौरभ से लड़ाई तो नहीं? मुस्कान कुछ बोलना चाह रही थी, पर शब्द जैसे गले में ही अटक गए। उसने बस इतना कहा, मैं आपको आकर बताऊंगी मम्मी। उसकी मां परेशान थी, लेकिन एक बात साफ थी, कुछ बहुत बड़ा हुआ था। उन्होंने बस एक ही बात कही, बेटा फौरन घर वापस आ जाओ, जो भी बात है हम घर पर बैठकर सॉल्व करेंगे। और थोड़ी ही देर बाद मुस्कान अपने मायके पहुंच गई। गेट खुलते ही उसने बिना कुछ बोले अपनी मां को कसकर गले लगा लिया और फिर जैसे उसकी रूह फूट पड़ी हो, वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी मां ने उसे संभाला और घबराते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ है? मगर मुस्कान का चेहरा जैसे डर से जकड़ गया था। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। कांपती आवाज में उसने कहा, मां, मेरे पति अब नहीं रहे। ये शब्द सुनते ही जैसे पूरे घर की दीवारें भी सन रह गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? इस केस की टाइमलाइन क्या है? तो चलिए अब थोड़ा और समझते हैं उस कहानी को, जिसमें 3 नाम हैं, मुस्कान, सौरभ और साहिल। मुस्कान रस्तोगी, एक साधारण सी लड़की जो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में पैदा हुई थी। वहीं उसकी स्कूली पढ़ाई भी शुरू हुई। मुस्कान अपने माता पिता की लाडली थी, एक हैप्पी मिडिल क्लास फैमिली। स्कूल के दिनों में वो काफी एक्टिव बच्ची हुआ करती थी, लेकिन अफसोस उसकी बचपन की जिंदगी से जुड़ी बहुत कम जानकारी हमारे पास है। हमें बस इतना पता है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक उसने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी और फिर सब कुछ बदल गया। स्कूल में मुस्कान ने क्लास 8 तक पढ़ाई की थी। वो स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था। वहां के बच्चे, वो क्लासरूम्स, वो गलियां, सब उसके अपने थे। वो एक बहुत एक्टिव बच्ची थी, हर किसी से घुल मिल जाने वाली। और उन्हीं बच्चों में एक और नाम था, साहिल शुक्ला। साहिल भी मेरठ का ही रहने वाला था। स्कूल में उसका व्यवहार ठीक था। वो और मुस्कान कभी एक दूसरे से बातचीत तो नहीं करते थे, मगर दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को पहचानते जरूर थे। क्लासमेट थे, एक दूसरे को देखा था, जाना था। लेकिन फिर स्कूल बदल गया और उसके साथ बदल गई मुस्कान की दुनिया भी। अब उसके पास कोई अपना नहीं बचा था, कोई ऐसा नहीं जिसे वो दिल की बातें कर सके, अपने डर, अपनी तकलीफें बांट सके। और शायद यही वजह थी कि उसकी जिंदगी में एक गहरा खालीपन आ गया था, एक अजीब सी तन्हाई। उसी तन्हाई भरे दौर में मुस्कान की मुलाकात एक लड़के से हुई। सौरभ मेरठ में अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन ज्यादातर वक्त बाहर ही रहा करता था। न्यूज आर्टिकल्स के मुताबिक उसने खुद को एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर बताया था जो लंदन में रहता था। सुनने में आकर्षक लगता था और शायद यही वजह थी कि लोग उसकी बातों पर यकीन भी करते थे। हालांकि बाद में उसके एक दोस्त ने इस बात को गलत बताया। उसने मीडिया से साफ कहा कि सौरभ लंदन में मर्चेंट नेवी ऑफिसर नहीं था, बल्कि एक बेकरी में काम करता था।
पर ये बातें बाद की है, क्योंकि उस वक्त जब मुस्कान और सौरभ पहली बार मिले थे तो सौरभ को मुस्कान से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। और शायद मुस्कान की सूनी दुनिया में पहली बार किसी ने यूं देखा था उसे, सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया था। अब मुस्कान से बार बार मिलने की कोशिश करने लगा था। वो हर बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करता और वक्त के साथ दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया। अब वो एक दूसरे को सिर्फ पहचानते नहीं थे, वो अब एक दूसरे की जिंदगी बन चुके थे। लेकिन सौरभ का प्यार कुछ अलग था। वो मुस्कान से सिर्फ प्यार नहीं करता था, वो उसके लिए जीने लगा था। उसे मुस्कान से इतना गहरा लगाव हो गया था कि अब उसे उस लड़की से अलग होने की सोच भी डराने लगी थी। और फिर जब उनके रिश्ते को थोड़ा वक्त बीत गया तो दोनों ने फैसला कर लिया शादी का। मगर ये एक लव मैरिज थी और जैसे अक्सर होता है दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। पर जब दिल मिल जाए तो दुनिया की नहीं सुनी जाती। सौरभ ने भी वही किया। उसने मुस्कान के साथ रहने के लिए इंडिया वापस आने का बड़ा फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो ये साफ दिखाता था कि मुस्कान उसकी जिंदगी में क्या मायने रखती थी। और आखिरकार साल 2006 में दोनों ने अपने परिवारों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने मेरठ में एक छोटा सा किराए का कमरा लिया और वहीं से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत थे। दोनों पहली बार इतने लंबे समय तक साथ रह रहे थे और उस प्यार को जी रहे थे जिसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। मगर वक्त बीतने के साथ छोटी मोटी नोकझोंक होने लगी, कभी खाने को लेकर, कभी पैसे को लेकर, कभी किसी बात को लेकर। पर ये लड़ाइयां कोई बड़ी बात नहीं थी, हर रिश्ते में ऐसा होता है। और सबसे अच्छी बात यह थी कि सौरभ मुस्कान को खोना नहीं चाहता था। इसलिए जब भी लड़ाई होती, थोड़ा वक्त बीतता, फिर दोनों बैठते, बात करते और सब सुलझा लेते। सब कुछ ठीक चल रहा था, कम से कम बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता था। दान के बीच कोई लड़ाई होती तो थोड़े ही समय बाद वो एक दूसरे को मना लेते, फिर सब कुछ वैसा ही हो जाता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो फिर से वही हंसते मुस्कुराते कपल बन जाते थे। और इन सब के बीच सौरभ का काम उसे अक्सर लंदन ले जाता था। लेकिन बिजी होने के बावजूद उसने कभी भी मुस्कान को अकेला महसूस नहीं होने दिया। वो जितना हो सके उतना वक्त निकालकर इंडिया आता, सिर्फ मुस्कान के लिए। और फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई, उनकी बेटी। अब मुस्कान और सौरभ सिर्फ एक कपल नहीं थे, वो एक पूरा परिवार बन चुके थे। बेटी के आने के बाद सौरभ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी बेटी के साथ वक्त बिताया, मुस्कान के साथ छोटे छोटे पल शेयर किए और फिर एक बार फिर लौट गया काम पर। सब कुछ देखकर लगता था कि अब ये जिंदगी पूरी हो गई। एक खुशहाल परिवार, प्यार करने वाला पति, मासूम बच्ची। लेकिन जो नजर आता है जरूरी नहीं वो पूरा सच हो, क्योंकि कुछ ही समय बाद सब बदलने लगा। अब सौरभ और मुस्कान के बीच झगड़े बढ़ने लगे थे, डिस्टेंस की वजह से या शायद कुछ छुपे हुए सच की वजह से। जैसा कि पहले बताया गया था, मुस्कान को यही लगता था कि सौरभ लंदन में मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं थी। धीरे धीरे मुस्कान को सच्चाई का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि सौरभ की जिंदगी में कुछ तो ऐसा है जो उसने छिपाया है। फिर खबर आई और एक दोस्त के जरिए कंफर्म भी हुआ कि सौरभ अब मर्चेंट नेवी ऑफिसर नहीं था। असल में किसी वजह से उसकी नेवी की नौकरी छूट गई थी और अब वो लंदन में एक बेकरी में काम करता था। इस वजह से उनकी फैमिली को आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। और जब ये सब बातें मुस्कान को पता चली तो दोनों के बीच झगड़े और भी गहरे और खतरनाक हो गए। लंदन की एक बेकरी में काम करता था, पैसे की तंगी थी, घर में झगड़े थे और मुस्कान अंदर ही अंदर टूट रही थी। अब वो मुस्कान नहीं रही थी जो कभी छोटी छोटी बातों पर हंसती थी। उसके चेहरे पर हंसी कम और चुप्पियां ज्यादा रहने लगी थी। और तभी जैसे किसी भगवान ने उसे एक मनोविनोद का रास्ता दिया हो। एक दिन मुस्कान को अचानक व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आया, एक ग्रुप इनवाइट जिसे उसके पुराने स्कूल के एलुमनी ने बनाया था। यह वही स्कूल था जहां मुस्कान ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई की थी। वो ग्रुप पुराने स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट करने के लिए था। वो सब लोग अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे, नॉस्टैल्जिक वाइब्स, ओल्ड मेमोरीज, स्कूल मस्ती। और यहीं मुस्कान की नजर एक नाम पर अटक गई। वो नाम जाना पहचाना था,
थोड़ी देर लगी, बट फिर मुस्कान को याद आया जो उसी के साथ स्कूल में पढ़ता था। शुरुआती मैसेजेस, फिर हाय हेलो, और फिर रोज रोज की बातचीत। मुस्कान को यह सब एक नए तरह की राहत जैसा लगने लगा। एक ऐसा इंसान जो उसे सुन रहा था, समझ रहा था और उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ सौरभ से उसकी लड़ाइयां अब आदत बन चुकी थी। तो साहिल एक एस्केप बन गया। धीरे धीरे बातों ने फोन कॉल का रूप ले लिया और फिर दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। सालों बाद जब पहली बार मुस्कान और साहिल आमने सामने मिले, कुछ तो था, कुछ ऐसा स्पार्क कि वो दोनों बार बार मिलने लगे। अब ये मुलाकातें आदत बन चुकी थी और यहीं से एक और कहानी जन्म ले चुकी थी। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सौरभ लंदन में था, मुस्कान मेरठ में थी और अकेलेपन में वो अपनी बेटी के साथ जिंदगी काट रही थी। लेकिन अब उसके दिल में एक और रिश्ता पल रहा था जो गलत लेकिन उसे सुकून दे रहा था। मुन्ना, ये पार्ट बहुत एक सिंगल मदर की तरह। उसके पास ऑप्शंस थे। वो अपने पेरेंट्स या इन लॉज के साथ रह सकती थी। आ जाओ बेटा, हम तुम्हारा और बच्ची का ध्यान रखेंगे। लेकिन मुस्कान ने साफ कह दिया, मुझे आप लोगों के साथ अनकंफर्टेबल लगता है। ने भी जोर दिया, बेटा अकेली क्यों रह रही हो? बच्ची भी बहुत छोटी है, हमारे साथ चलो। पर मुस्कान का जवाब था, मुझे थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंटली जीना है। अगर कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले आपको ही कॉल करूंगी। सच ये था, ये सब सिर्फ एक बहाना था। असल वजह कुछ और थी, एक डार्क रियलिटी। साहिल, जिससे अब वो जुड़ चुकी थी, उसी के साथ टाइम बिताते बिताते मुस्कान अब ड्रग्स लेने लगी। वो गांजा कंज्यूम करती थी और धीरे धीरे उसे नशे की लत लग चुकी थी। वो ये सब अपने घर पर, अपने माता पिता या इन लॉज के साथ रहकर नहीं कर सकती थी। उसे बिना रोक टोक की आजादी चाहिए थी। नशा करने की आजादी, साहिल से मिलने की आजादी। और यही वजह थी कि उसने अकेले रहने का फैसला किया। उसने अपने ही लोगों को खुद से दूर कर दिया, बस एक गलत इंसान के साथ रहने के लिए। और यहां एक और सच सामने आता है, साहिल एक नॉर्मल इंसान नहीं था। शायद स्कूल के बाद ही उसमें कुछ ऐसा चेंज आ गया था जो अब उसे पूरी तरह से डिस्टर्ब कर चुका था, मेंटली, इमोशनली। मुस्कान की मां का कहना था, मेरी बेटी को नशा करने की आदत उसी ने लगवाई। अकेली लड़की को देखा और फिर धीरे धीरे उसे ड्रग्स की तरफ धकेल दिया। अब मेरी बेटी भी बदल चुकी है और वो लड़का, उसका दिमाग पूरी तरह खराब है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां रिश्तों की सीमाएं, नैतिकता और मानसिक हालत सब कुछ टूटने लगा था। फ्रेंड नहीं रहा था, वो अब उसकी जिंदगी में एक रेगुलर चेहरा बन चुका था और शायद सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस भी। लेकिन यहां पर बात सिर्फ अफेयर तक सीमित नहीं थी। साहिल बदल चुका था। He had become extremely superstitious, एक हार्डकोर गांजा फूंकर। उसका मानना था कि नशा इंसान को रियलिटी से दूर ले जाता है और जिंदगी की सारी मुश्किलें बस डिसअपीयर हो जाती हैं। लेकिन यही से उसकी सोच और भी ज्यादा डार्क हो गई थी। ब्लैक मैजिक, टैंट्रिक सिंबल्स, सैटेनिक इमेजेस, ये सब उसके रूम की दीवारों पर मिले। डरावनी ड्राइंग्स, तांत्रिक चिन्ह और अजीब सी आकृतियां जो साफ दिखाती थी कि साहिल अब सिर्फ नशे में नहीं, वो शायद किसी और ही डार्क वर्ल्ड से कनेक्टेड था। वो कभी बाहर नहीं निकलता था, बस अपनी बिल्ली को खाना देने आता था। कोई दोस्त नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस अकेलेपन और साइलेंस से भरी हुई जिंदगी। अब यहां एक बात जरूरी है, क्या यह सब सच में ब्लैक मैजिक था या सिर्फ एक हिप्पी की उलझी सोच? Maybe he wasn't into dark magic. Maybe he was just lost. शायद उसके लिए यह सब एक स्पिरिचुअल एस्केप था। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि वो किसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं। जैसे अगर कोई उनके गांजे के बारे में कुछ बोले तो वो शक्ति खुद सजा देती। और साहिल का दिमाग शायद अब उस लिमिट को पार कर चुका था। अब मुस्कान की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी, वो साहिल से जुड़ चुकी थी पूरी तरह, और अब साहिल उसके घर भी रेगुलर आने लगा था। शुरुआत में ये मुलाकातें कुछ घंटों की होती थी, फिर रात भर की, और मकान मालिक ने ये सब देख लिया। सौरभ, जो कि लंदन में था, उसे एक दिन मकान मालिक की तरफ से सीधा फोन आया, आपकी बीवी के घर कोई अजनबी लड़का आता है, कई बार रात भर भी रुकता है, ये बात ठीक नहीं लगती साहब। बस यही सुनना था। सौरभ और मुस्कान के बीच का रिश्ता अब टूटने की कगार पर था। एक और इंटेंस लड़ाई, एक और गहरी दरार। पर अफसोस,
सौरभ सिर्फ फोन पर चिल्ला सकता था। वो लंदन में था और उसकी जिंदगी भारत में। उसकी बीवी, उसकी बेटी, सब कुछ अब सिर्फ उसकी आंखों से दूर नहीं था, बल्कि हाथ से भी फिसल चुका था। ये पार्ट इमोशनल, फ्यूज्ड और घबराई हुई वो उसी वक्त मुस्कान और सौरभ के घर पहुंचती है। दरवाजे के बाहर खड़ी मां और अंदर से आती है एक ठंडी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। आप और सौरभ जी जो चाहे मेरे बारे में सोच सकते हैं, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। दिस वॉज नॉट जस्ट डिसोबीडियंस, दिस वॉज अ वार्निंग। और यहीं से साफ हो गया था, मुस्कान कुछ छुपा रही थी, लेकिन अगले ही दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुस्कान और सौरभ फिर से बात कर रहे थे, पर जो टूट चुका था वो सिर्फ रिश्ता नहीं था, भरोसा था। लेकिन इस लड़ाई का सबसे बड़ा असर पड़ा साहिल पर। वो डर गया था। शायद अब उसे लगने लगा था कि मुस्कान उसके हाथ से निकल रही है, और इसी डर में साहिल ने मुस्कान को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पर यह प्रपोजल प्यार से ज्यादा पागलपन भरा था। मुस्कान के लिए यह सब नॉर्मल था। ना साहिल का तरीका, ना उसका बिहेवियर, ना उसकी आंखों में वो बेसब्राही जो अब पागलपन की हद तक जा रही थी। अब बात करते हैं उस एक चीज की जिसने शायद साहिल को पूरी तरह तोड़ दिया था, उसकी मां। साहिल अपनी मां से बेहद प्यार करता था, लेकिन अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं थी, और मां की सिर्फ एक झलक देखने की तड़प उसे धीरे धीरे डिल्यूजनल बना रही थी। शायद इसलिए वो गांजा पीकर खुद को किसी और दुनिया में महसूस करता था, एक ऐसी दुनिया जहां उसकी मां अब भी जिंदा थी। और यही मुस्कान ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। Instead of helping him heal, instead of being there for him as a partner, उसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की मां के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया और फिर उसी अकाउंट से साहिल को मैसेज भेजने शुरू किए। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मुझे गर्व है तुम पर। वो ये सब खुद लिख रही थी, एक ऐसे इंसान को जो अपनी मां को खोने के दर्द से गुजर रहा था। तो सौरभ बैठा है। बैकग्राउंड में हल्की सी हलचल। मुस्कान किचन में खाना परोस रही है। डिनर पर लौकी का कोफ्ता रखा गया है, वो स्पेशल डिश जो उसकी मां रेणु देवी ने खास उसके लिए बनाई थी। मुस्कान मुस्कुरा रही है, पर उस मुस्कान में आज कोई वार्मथ नहीं है, बिकॉज उस खाने में मिला हुआ है वही मेडिकल सेडेटिव जो उसे एक गहरी नींद में धकेल देगा, शायद हमेशा के लिए। कट टू सौरभ फिनिशेस ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगते हैं, आंखें भारी हो जाती हैं और वो अपने कमरे की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ता है। नेक्स्ट फ्रेम, सौरभ बेसुध होकर बिस्तर पर गिर चुका। मुस्कान का पहला प्लान और फिर दरिंदगी की हदें। मुस्कान का पहला प्लान फेल हो गया। उसने जो मेडिकल ड्रग एक डॉक्टर से लेकर आई थी उसे सौरभ की ड्रिंक में मिला दिया था, लेकिन किस्मत से उस दिन सौरभ ने वो ड्रिंक पी ही नहीं, और इसी वजह से उनकी जान उस पहली कोशिश में बच गई। अब कोई भी आम इंसान होता तो इस नाकाम कोशिश के बाद डर जाता, सोचता कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं। किसी को मारने का प्लान बनाना ये कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन मुस्कान उन लोगों में से नहीं थी जो इतनी जल्दी हार मान ले। उसने दोबारा कोशिश की। 3 मार्च को सौरभ की मां रेणु देवी ने उसके लिए लौकी का कोफ्ता बनाया था। सौरभ वो डिश लेकर अपने घर आया जहां वह अपनी बीवी मुस्कान के साथ रहता था। डिनर के दौरान मुस्कान ने उस सब्जी में वही मेडिकल ड्रग दोबारा मिला दिया। इस बार सौरभ ने वो खाना खा लिया, और जैसा कि प्लान था, खाना खाते ही उसे बहुत गहरी नींद आने लगी। यही उस ड्रग का असर था। जैसे ही सौरभ गहरी नींद में गया, मुस्कान ने साहिल को अपने घर बुला लिया और फिर दोनों उसके कमरे में घुस गए। सबसे पहले मुस्कान ने ही चाकू उठाया और अपने हथी पर एक के बाद एक कई बार कर दिए। कितनी बार उसने वार किया, इसका ठीक ठीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन यह साफ है कि मुस्कान के बाद साहिल ने भी सौरभ पर वार किया, और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर सौरभ के फिर टुकड़े कर डाले। 15 टुकड़े। ये उसी इंसान के साथ किया गया जिसके साथ मुस्कान ने लव मैरिज की थी, जिसके लिए वो अपने घर वालों से लड़ी थी, जो उसके लिए विदेश में रहकर पैसे कमा रहा था और जिसके साथ उसका एक बच्चा भी था। लेकिन मुस्कान ने सिर्फ एक आदमी साहिल के लिए अपने पति को बेरहमी से मार डाला। ये तो क्रूरता की हद थी ही। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इसके बाद साहिल ने और भी डरावनी चीज की। उसने सौरभ की बॉडी से उसका और उसका रिस्ट
अलग किया और इन दोनों बॉडी पार्ट्स को अपने घर ले गया। और अगर आपको याद हो तो साहिल के घर में वो ओकल्ट और ब्लैक मैजिक जैसी चीजें पहले ही मौजूद थीं। अगर ओके लगे तो अगला पार्ट भेज दे, उसी स्टाइल में बनाता जाऊंगा। बिल्कुल भाई, जैसा दिया है वैसा ही स्टोरी की तरह बना दिया है। नन ड्रामा बढ़ाया, नन कम किया। गाने लगाने का प्लान। सौरभ को मारने के बाद मुस्कान और साहिल के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, लाश का क्या करें। इनका सबसे पहला प्लान यही था कि वो सौरभ की बॉडी को कई हिस्सों में काटकर पॉलीथीन में डालेंगे और फिर उसे किसी सुनसान जगह पर फेंक देंगे। बिल्कुल फिल्मों जैसा, बिल्कुल वैसा जैसा कुछ टीवी सीरीज में दिखाया जाता है, जिससे पुलिस को सबूत ना मिले और बॉडी मिलने में देर हो जाए। लेकिन फिर उन्होंने ये प्लान बदल दिया। उन्हें लगने लगा कि अगर ये दोनों बार बार घर से अंदर बाहर करेंगे और पॉलीथीन में कुछ भारी चीजें ले जाते दिखेंगे तो पड़ोसियों को शक हो सकता है और यही शक उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर सकता था। तो अब उन्होंने एक नया प्लान बनाया। इस बार उन्होंने लोकल मार्केट से एक बड़ा सा नीला ड्रम खरीदा, वही वाला ड्रम जिसमें लोग आमतौर पर पानी या घर का सामान स्टोर करते हैं। शायद आपने भी ऐसा कोई ड्रम देखा होगा। ड्रम के साथ साथ उन्होंने बाजार से सीमेंट भी खरीदा। फिर वो दोनों, मुस्कान और साहिल, इस सारा सामान लेकर मुस्कान के घर पहुंचे और फिर उन्होंने सौरभ की बॉडी के टुकड़ों को एक एक करके उस ड्रम में डालना शुरू किया। हर टुकड़ा उसी ड्रम में और उस पर सीमेंट डालते गए। धीरे धीरे पूरी बॉडी उस नीले ड्रम में पैक कर दी गई, सीमेंट के नीचे दबाकर। ये सारा मंजर, ये पूरी हरकत इंसानियत से बाहर थी। एक आम इंसान, आप, मैं या कोई भी शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। भेजो भाई अगला मर्डर केस, आसान भाषा में पूरा सच। मुस्कान ने कई हफ्तों तक स्नैपचैट पर एक फेक अकाउंट बनाकर खुद को साहिल की मां बताया। सोचिए, एक जवान लड़का अपनी मरी हुई मां से स्नैपचैट पर बात कर रहा था और यकीन भी कर रहा था कि वही उसकी असली मां है। यह यकीन दिलाने वाली कोई और नहीं बल्कि मुस्कान थी। मुस्कान ने साहिल को यकीन दिला दिया कि उसे मुस्कान से ही शादी करनी चाहिए। लेकिन बात यही नहीं रुकी। मुस्कान ने साहिल को यह तक कह डाला कि मुस्कान से शादी करने के लिए उसे सौरभ यानी उसके पति को मारना होगा। और साहिल ने यह बात मान भी ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि ये उसकी मां चाहती है। अब यहां मुस्कान की चालाकी और खुदगर्जी साफ दिखती है। अगर चाहती तो सौरभ को डिवोर्स देकर आगे बढ़ सकती थी, लेकिन नहीं। उसे डर था कि उसका नाम खराब हो जाएगा, इसलिए उसने अपने पति को खत्म करने का प्लान बनाया। फरवरी को मुस्कान ने एक चाकू खरीदा HBH का और दुकानदार से बोला कि वो इसे चिकन काटने के लिए ले रही है। फिर एक डॉक्टर के पास जाकर एंग्जाइटी की झूठी बीमारी बताकर कुछ दवाइयां भी ले ली ताकि सौरभ को सुलाकर उसे मारा जा सके। जैसे फिर फरवरी को मुस्कान ने पहली बार अपने पति को मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद अगली बार प्लान और भी खतरनाक था।
जब सौरभ गहरी नींद में था तब मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद बॉडी के कुछ पार्ट्स तक साहिल अपने घर ले गया। शायद उसके दिमागी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इतना बड़ा अपराध करने के बाद तुम सोचोगे कि दोनों डर गए होंगे, लेकिन नहीं। मुस्कान और साहिल सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने के बाद 5 मार्च को शिमला घूमने निकल गए। हाँ, सही सुना, ट्रिप पर चले गए। शिमला ट्रिप के दौरान मुस्कान ने सौरभ का फोन अपने पास रखा और उसी की पहचान में उसके रिश्तेदारों से बात करती रही। यहां तक कि सौरभ की बहन को होली की बधाई भी उसी के नाम से दी। लेकिन इस सब के बाद एक बड़ा मोड़ आया। मुस्कान ने अपनी मां को कॉल करके कहा कि सौरभ के माता पिता ने उसके सामने उसके पति की हत्या कर दी। लेकिन जब मां ने सवाल किए कि अगर ऐसा था तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया या आसपास के लोग क्यों नहीं आए, तो मुस्कान चुप हो गई। मुस्कान के पापा ने बहादुरी दिखाई और बोले, चलो पुलिस स्टेशन, वहां जाकर सब सच बता देना। और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, मुस्कान ने सब कुछ कबूल कर लिया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ का मर्डर किया है। अब तक की सारी जानकारी खुद मुस्कान के बयान से सामने आई है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना बड़ा केस होने के बाद भी सोशल मीडिया पर ना कोई विरोध, ना कोई कैंडल मार्च, ना कोई अवेयरनेस दिखाई दे रही। लोग इस केस पर मीम्स बना रहे हैं जैसे कि एक अच्छे इंसान की मौत कोई मजाक है। सौरभ एक अच्छा पति था, एक अच्छा पिता था जो अपनी बच्ची से मिलने दूर से आया था। उसने मुस्कान और उसके परिवार को भी हमेशा सम्मान दिया। वो अपनी बेटी के बर्थडे पर बहुत खुश था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अभी यह केस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आगे की जांच जारी है। मुस्कान और साहिल की सजा क्या होगी, कोर्ट में तय होगा। मैं इस केस पर अपडेट देता रहूंगा, शायद एक और वीडियो के जरिए या अपने YouTube पोस्ट में। अगर तुम्हें ऐसे